नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया और मैं हूं नगमा। आज की लीड स्टोरी आसिम मुनीर। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर सेनाध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इंसान हैं, लेकिन पहलगाम हमले के बाद से वो एक तरह से गायब ही हैं। क्या है आसिम मुनीर की कहानी? इतनी जल्दी वो इतने ताकतवर कैसे बन गए, देखेंगे एनडीटीवी दुनिया में। इसके साथ ही जानेंगे सीरिया का हाल। सीरिया में अब कौन आया है आमने सामने, एक रिपोर्ट और साथ ही इजराइल से खबर। यरूशलेम में फैला है एक आग का कहर, कौन है इसका जिम्मेदार? इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में एक हाईवे पर मच गई है अफरा तफरी। आखिर क्या वजह है इसकी और किस तरह से ड्रोन कर रहा है पहाड़ की सफाई? ये सब आगे। सबसे पहले आज की लीड स्टोरी यानी कि पाकिस्तान। पहले नेताओं की तरह हर दूसरे कार्यक्रम में नजर आने वाले पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर पहलगाम के हमले के बाद से बहुत कम नजर आ रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर आसिम मुनीर हैं कहां? और इस बीच भारत के खिलाफ बयानबाजी का जिम्मा मंत्रियों ने संभाल लिया है, लेकिन इसके बाद भी इस बात में कोई शक नहीं कि आसिम मुनीर इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इंसान हैं। उन्होंने आईएसआई के डीजी आसिम मलिक को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनवाकर इसकी मिसाल पेश की है, क्योंकि आसिम मलिक उनके करीबी हैं। इन तस्वीरों को 1 मई का बताया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के फौजी सैनिक अभ्यास करते दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर भी अभ्यास देखने के लिए झेलम पहुंचे। ये वीडियो सेना ने जारी किया है, जिसमें जनरल मुनीर सैनिकों से बात करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि उनकी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। आवाज आ रही है तो बस इस तरह की। कई दिनों तक गायब रहने के बाद जनरल मुनीर सामने आए हैं। हालांकि इस वीडियो की सत्यता को लेकर भी कई तरह के सवाल हैं। दरअसल पहलगाम हमले के बाद से जनरल मुनीर गायब ही हैं। कोई कह रहा है कि वो रावलपिंडी में बंकर में छुपे हैं, कोई कह रहा है वो देश से चले गए। उनके परिवार के देश से चले जाने की बात तो हर तरफ है। मुनीर का आता पता नहीं और नेता लोग जंग से जुड़े बयान दे रहे हैं। यहाँ 25 करोड़ लोग जो है वक्त आने पर ये फौज के साथ हैं और ये इंशाल्लाह ताला सिपाही बनेंगे। भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। कभी वो भारत को धमकाते हैं तो कभी खुद पर ही लानत भेजते हैं। सिंधु नदी में पानी न बहने पर खून बहने की धमकियां देने वाले बिलावल भुट्टो अब वही बात कर रहे हैं जो कुछ दिनों पहले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कही थी। As far as what the defense minister said, I don't think that it's a secret that Pakistan has a past as far as extremist groups are concerned. And as a result of this, we have suffered. Pakistan has suffered. We've gone through wave after wave of extremism. We went through the Islamization, militarization of our society. But as a result of what we suffered, we also learned our lessons. We've gone through internal reforms in order to address this problem, not only for us, but also as a concern of the international community. मंत्री कुछ भी बोलते रहें, लेकिन देश में जो हो रहा है वो बताता है कि सेना लगातार और मजबूत हो रही है। आईएसआई के महानिदेशक आसिम मलिक को देश का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है और वो प्रधानमंत्री को नहीं, सीधे सेना प्रमुख आसिम मुनीर को रिपोर्ट करेंगे। आईएसआई के मौजूदा प्रमुख को सुरक्षा सलाहकार बनाना भी मुनीर की जीत है। यानी मुनीर ने संदेश दे दिया है कि अब पूरा नियंत्रण सेना के हाथ में है। इमरान के साथ लड़ाई में ये दोनों अफसर साथ थे। आसिम मुनीर का इतना ताकतवर होना इसलिए भी मायने रखता है कि वो मंगला के ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से निकले हैं, जबकि पाकिस्तान की सेना में काकुल की पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के अफसरों को ज्यादा अहमियत दी जाती है। पाकिस्तान की सेना में अफसरों की कमी पड़ने पर ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल खोला गया था, जिसके बाद 1990 में बंद भी कर दिया गया। पुलवामा हमले के वक्त मुनीर आईएसआई के महानिदेशक थे। इमरान खान ने प्रधानमंत्री बनते ही कुछ महीनों में उनको हटा दिया। उसके बाद आए लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। इनसे मुनीर के रिश्ते खराब रहे, जबकि हामिद को इमरान खान का वफादार माना जाता था। इमरान खान की गिरफ्तारी पर हुए दंगों के बाद गिरफ्तार कई लोगों के मामले फौजी अदालतों में चले। उस वक्त आसिम मलिक एडजुटेंट जनरल थे।
आसिम मलिक के वक्ती फैज हामिद के खिलाफ घूसखोरी के मामले में कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हुई। आसिम मुनीर और आसिम मलिक अब एक साथ हैं। उस देश का भविष्य तय करने का जिम्मा उनके पास है जो पहलगाम हमले के बाद से सहमा और घबराया हुआ है। जिस सेना के दम पर या जिसके कहने पर पाकिस्तान के नेता और आम आदमी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते रहे हैं, उस सेना के अफसरों की करतूतों को लेकर जितनी कहानियां इस वक्त सामने आ रही हैं, उतनी पहले कभी नहीं आईं। मुनीर की अगुवाई में सेना को भारत से लड़ने से पहले अपने देश में ही लड़ना पड़ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए जुड़ गए हैं ब्रह्मा चलानी, जो स्ट्रेटेजिक मामलों के जानकार हैं। ब्रह्मा, ये पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट है इस वक्त आसिम मुनीर और आसिम मलिक, एक तो आसिम मुनीर के बारे में बार बार ये होता रहा कि वो इन दिनों कहाँ हैं, उनके बयान भी अब कम आ रहे हैं और नेताओं के ज़्यादा जब से पहलगाम हमला हुआ। लेकिन ये आसिम मलिक का आना, जो कि आसिम मुनीर के करीबी हैं, और आसिम मुनीर की जो एक तरह से राइज है, वो इतने ताकतवर होते गए, इमरान खान से उनकी एक लड़ाई भी रही, उसका क्या अभी आप असर देखते हैं पाकिस्तान की राजनीति पे, फैसलों पे, अब जब एनएसए के मुखिया बना दिए गए हैं आसिम मलिक? नगमा, आर्मी तो पाकिस्तान में हमेशा से ही सबसे डोमिनेंट फोर्स रहा है। बाकी देशों में एक नेशनल आर्मी होती है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है, क्योंकि जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान में हमेशा डी फैक्टो रूलर रहा है जब से पहला कू हुआ पाकिस्तान में 1958 में। अब ये जनरल मुनीर की बात हम कर रहे हैं जी, इनका भी आईएसआई का बैकग्राउंड है, और ये जो पहलगाम में अटैक हुआ, इनका हाथ ज़रूर था उस अटैक में भी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया कुछ दिन पहले अटैक के, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ हमें एक सिविलाइजेशनल वॉर लड़नी है, तो एक तरह से वो मैसेज दे रहे थे कि अब भारत के खिलाफ वो अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको एस्केलेट करेंगे। तो इस क्राइसिस के पीछे ये जनरल मुनीर हैं, और इनका अब वो कोशिश कर रहे हैं कि अब एक लो प्रोफाइल रखें, मगर उनका हाथ इस क्राइसिस में बहुत भारी पड़ रहा है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब जितना गुस्सा है भारत में, लगता है कि भारत कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स ज़रूर लेगा पाकिस्तान के खिलाफ। पर ये मुनीर फैक्टर किस तरह से वहाँ पे प्ले आउट हो रहा है? क्योंकि अभी देखें कि इसके बाद उन्होंने अपने करीबी आसिम मलिक को एनएसए का मुखिया भी बना दिया है, आईएसआई चीफ होने के साथ साथ। तो इसके क्या मतलब हैं? क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? दो बातें, एक तरफ तो है कि जो सरकार है पाकिस्तान में, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सरकार मिलिट्री बैक्ड सरकार है। जब इलेक्शन हुए थे पिछले साल, पाकिस्तानी कह रहे थे कि ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है, सिलेक्शन। मिलिट्री ने डिसाइड किया कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, और मिलिट्री का अपना आदमी शहबाज शरीफ दोबारा सत्ता में आया एज प्राइम मिनिस्टर। मगर दूसरी बात ये है कि इस समय जो रिस्पेक्ट था पाकिस्तान आर्मी के लिए, जो पब्लिक रिस्पेक्ट था जी, वो घट गया है काफ़ी। जब से ये इमरान खान का अरेस्ट हुआ था, उन्होंने कहा था कि उनको आर्मी ने अबडक्ट किया है, किडनैप किया है। तब से ये जो झगड़ा शुरू हुआ इमरान खान के पार्टी और आर्मी के बीच, उससे क्या है कि आर्मी के इमेज पर काफ़ी धक्का पड़ा है। अब लोग जानते हैं पाकिस्तान में कि ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जो अनरेस्ट चल रहा है कई एरियाज में पाकिस्तान में, इन सब प्रॉब्लम्स के पीछे पाकिस्तान की आर्मी है। तो पहले एक ज़माना था कि जब पाकिस्तानी अपने आर्मी को इतना रिस्पेक्ट करते थे कि उसके बारे में कोई क्रिटिसाइज करे आर्मी को तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते थे। अब क्या है, खुलेआम लोग पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोल रहे हैं, मुनीर के खिलाफ बोल रहे हैं। और मगर आयरनी की ये बात है कि जो पार है, असली पार पाकिस्तान में अभी भी आर्मी के पास है, और जनरल मुनीर
एक तरह से डी फैक्टो रूलर हैं पाकिस्तान के अभी भी। तो ये मुनीर फैक्टर वहाँ पर है कि वो पॉपुलर हो ना हो, लोग आर्मी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन जनरल मुनीर जो हैं वो इस वक्त सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्स हैं, वो डिफैक्टो रूलर हैं। उन्हीं के करीबी आसिम मलिक जो हैं वो NSA के भी बनाए गए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। धन्यवाद आपका ब्रह्मा चलानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त ये ज़रूर है कि लोग जो हैं वो अब आर्मी को इतने साथ नहीं लग रहे, और इमरान खान की जो पार्टी है उसके साथ भी जो टकराव रहा वो भी एक वजह है, क्योंकि इमरान खान की पार्टी अब भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर पे। लेबनान ने हमास को चेतावनी दी है कि वो उसके इलाके से किसी तरह के हमले करने की कोशिश ना करे, लेकिन हमास और उसको शह देने के आरोपी ईरान को सबकी तगड़ी धमकियां अमेरिका की तरफ से मिल रही हैं। अब तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से कारोबार करने वाले देशों को धमकी दी है कि ईरान से अगर कोई कारोबार करता है तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ईरान से जो भी देश तेल खरीदेगा वो अमेरिका के साथ कारोबार नहीं कर सकेगा। Any oil that anybody takes from Iran is not allowed to do business in the United States of America. ईरान को धमकी देने का कोई मौका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं छोड़ते हैं। मौका नेशनल डे ऑफ प्रेयर का था और जगह थी व्हाइट हाउस का रोज गार्डन। ट्रंप बात कर रहे थे 21 साल के अमेरिका इजरायली ईडन अलेक्जेंडर की, जो गाजा में बंधक है। इस मौके पर हमास की मदद के लिए उन्होंने ईरान को जमकर धमकाया। Now I will tell you that's an attack that would have never happened because the money was given by Iran to Hamas. Iran had no money when I was president. They were out of money. They were bust. They had no money. They weren't giving it to Hamas. They weren't giving it to Hezbollah. They weren't giving it to anybody because they didn't have any money. They were just about bust. And in fact, I put sanctions on last night. Any oil that anybody takes from Iran is not allowed to do business in the United States of America. ट्रंप हूथियों की मदद के लिए भी ईरान को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। हमास और हिजबुल्लाह से तो इजराइल मुकाबला कर रहा है, लेकिन यमन में हूथियों पर अमेरिका लगातार हमले कर रहा है। अमेरिका लाल सागर में USS हैरी एस ट्रूमन और अरब सागर में USS कार्ल विंसन के जरिए हूती विद्रोहियों पर हमले कर रहा है। हूती विद्रोही लाल सागर से जाने वाले जहाजों को निशाना बना रहे हैं, इसलिए अमेरिका उनको निशाना बना रहा है। लेकिन हूतियों को ईरान का समर्थन है, इसलिए असली निशाना तो उसका ईरान पर ही है। और दुनिया के कई इलाकों में अभी भी लड़ाइयां चल रही हैं, तो आइए देखते हैं खबरें वॉर जोन से। सीरिया में चल रहा संघर्ष थम नहीं रहा। नया संघर्ष एक वर्ग के हथियारबंद गुटों और ड्रूज बिरादरी के लोगों के बीच भड़का है। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि इस संघर्ष में 22 लोग मारे गए, जिनमें 16 लोग सुरक्षा बलों के थे और 2 सेनाया के ड्रूज। हालांकि अब हालात संभलने की बात कही जा रही है। सीरिया की राजधानी दमिश्क के उपनगर जरामना में एक साथ तैनात सुरक्षा बल और स्थानीय अल्पसंख्यक ड्रूज बिरादरी के लोग कई दिनों की अशांति के बाद दमिश्क के पास के इलाकों में फायरिंग थमी है। हालांकि सीरिया की सरकार के समर्थक बंदूकधारियों और अल्पसंख्यक ड्रूज बिरादरी के संघर्ष में कई लोगों के मारे जाने और जख्मी होने की खबरें हैं। संघर्ष खत्म करने के लिए जो डील हुई है, उसके तहत जरामना के बाहर के इलाकों में सीरिया की रक्षा मंत्रालय की तरफ से सैनिक तैनात किए जाएंगे। बाद में संघर्ष में शामिल लोग अपने बड़े हथियार सरकार को सौंप देंगे। इस बीच इजरायल की एयरफोर्स ने सीरिया के राष्ट्रपति महल के पास हमला करके चेतावनी दी कि दक्षिण सीरिया में ड्रूज लोगों की बस्तियों की तरफ सीरिया के सैनिक न आएं। शुक्रवार को ड्रूज बिरादरी के धार्मिक नेताओं ने सफाई दी कि वो सीरिया का हिस्सा हैं और किसी और देश के साथ मिलने नहीं जा रहे हैं। लड़ाई थम गई है, लेकिन उसके निशान जहां तहां दिख रहे हैं। कई मकानों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। ड्रूज बिरादरी लेबनान में इस तरह के संघर्ष झेल चुकी है। गोलान इलाके पर आगे तक कब्जा करने के बाद
इजराइल लगातार उस इलाके में रहने वाली ड्रूज बिरादरी को इजराइल में शामिल होने के प्रस्ताव दे रहा है। और गाजा के लिए खाने और दवाओं जैसा सामान ले जा रहे एक जहाज कॉन्शियस पर माल्टा के पास ड्रोन से हमला किया गया, जिससे उसमें आग लग गई। बाद में आग पर काबू पाया गया। जहाज पर 12 क्रू के सदस्य और 4 अन्य लोग सवार हैं। वो सभी सही सलामत हैं। माल्टा सरकार ने कहा कि सभी लोगों ने जहाज छोड़ने से इनकार कर दिया है। फ्रीडम फ्लोटिला कोalition जो ये राहत सामग्री भेज रहा है, उसका आरोप है कि ये हमला इजराइल ने करवाया। इजराइल सरकार ने कहा कि वो हमलों की खबरों की जांच कर रही है। और आइए अब नजर डालते हैं दुनिया जहान की कुछ और खबरों पर दुनिया के कोने कोने से। यरूशलेम के बाहर भीषण आग लगी है, जिसे 30 घंटे की मेहनत के बाद काबू में किया गया। जंगली आग पूरी तरह से बुझाने के लिए कोशिशें चल रही हैं ताकि किसी भी दबी हुई चिंगारी से कहीं और आग न भड़के। बुधवार को यरूशलेम की पहाड़ियों में ये आग लगी, फिर तेजी से 20 वर्ग किलोमीटर तक के जंगल में फैल गई। अग्नि और बचाव विभाग की शुरुआती जांच में आग लगने की वजह पक्की तौर से तो पता नहीं लगी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इलाके में हाइकिंग कर रहे लोगों की लापरवाही से यह हादसा पेश आया है। कल 1 मई को दुनिया भर में लेबर डे मनाया गया। अमेरिका में इस साल इस दिन की और ज़्यादा अहमियत थी क्योंकि ट्रंप सरकार के आने के बाद से लाखों सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी कर दी गई है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी ट्रंप सरकार की नीतियां तय करने में शामिल है। ऐसे में मे डे मौका था अमेरिका भर के मजदूरों को अपनी एकता की ताकत दिखाने का और अपने हक की आवाज़ को बुलंद करने का। अमेरिका के लगभग सभी शहरों में जैसे कि सियाटल, अटलांटा, शिकागो, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, सभी जगहों पर हजारों की तादाद में मजदूरों ने सड़कों पर जुलूस निकालकर अपनी मांगें रखी। ब्रिटेन में नाइजल फराज की धुर दक्षिणपंथी यानी कि एक्सट्रीम राइट पार्टी रिफॉर्म यूके ने संसदीय उपचुनाव में सत्ताधारी लेबर पार्टी से एक सीट छीन ली है, यानी कि पार्लियामेंट में एंट्री हो गई है। रिफॉर्म यूके पार्टी की सारा पोशी ने उत्तर पश्चिम इंग्लैंड की रुनकॉन एंड हेल्सबी सीट पर लेबर पार्टी की कैरन शोर को महज 6 वोटों से हराया। इस सीट पर पिछले साल लेबर के माइक एम्सबेरी आसानी से जीते थे, लेकिन फिर नशे में अपने क्षेत्र के एक शख्स को मुक्का मारने का दोषी पाए जाने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और इसलिए उपचुनाव हुए। इस जीत के साथ 650 सीट वाली संसद में रिफॉर्म यूके के अब 5 सांसद हो गए हैं। लेकिन लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी के लिए चिंता की बात यह है कि हाल के सर्वे में फराज की पार्टी को इन दोनों पार्टियों से ज्यादा समर्थन मिल रहा है। Enough is enough. Enough Tory failure, enough Labour lies. And I want to thank every one of you who... ऑस्ट्रेलिया की सबसे मसरूफ सड़कों में से एक उस वक्त बंद करनी पड़ी जब लोहे से लदे एक ट्रक में से 700 किलोग्राम का सामान गिरकर सड़कों पर बिखर गया। कई दूसरी गाड़ियों के टायर पंक्चर कर दिए गए। लोहे के पुर्जे सड़क पर करीब 30 किलोमीटर तक फैल गए और 300 से ज़्यादा गाड़ियों को प्रभावित किया। तो इस तरह की लंबी लाइन सड़कों पर लग गई। सिडनी की ओर जा रही सैकड़ों गाड़ियां फंसी पड़ी हैं। लोहे के मलबे को हटाना भी आसान नहीं। चुंबकीय औजारों की मदद से किसी तरह से सड़क साफ की गई है। और केमन आइलैंड्स में चुनाव पूरे हो गए, नतीजे आ गए हैं, लेकिन सरकार नहीं बनी है। वहां कोई भी पार्टी बहुमत हासिल करने में नाकाम रही, जिसके बाद अब सभी पार्टियों में गठबंधन बनाने की होड़ है ताकि नई सरकार में उनकी भी हिस्सेदारी हो। 19 सदस्यों की संसद में बहुमत के लिए 10 सीटों की जरूरत है। पीपल्स प्रोग्रेसिव मूवमेंट 7 सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जबकि 2 नई पार्टियों केमन आइलैंड्स नेशनल पार्टी और केमेनियन कम्युनिटी पार्टी को 4-4 सीटें मिली हैं। इसके अलावा 3 निर्दलियों ने भी 1 सीट जीती है। और देखिए अब आज की तस्वीर यानी कि वीडियो ऑफ द डे। और ये नेपाल के माउंट कोमोलांगमा से अब कचरा हटाने और साजो सामान लाने ले जाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए पहले शेरपा खाली हाथ पहाड़ों पर जाकर अपनी लोकेशन नीचे भेजते हैं, फिर ड्रोन में उनके लिए
औजार और सीढ़ियां भेजे जाते हैं, फिर ड्रोन में कचरा भरकर नीचे भेजा जाता है। हर ड्रोन पर करीब 25 किलोग्राम सामान लादा जा सकता है।